ठीक है, तो अमर भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक बेसिकली है। आज का टॉपिक जो हम लोग डिसाइड करे थे वो वेलनेस के बारे में, यानी फोकस हमारा फिजिकल हेल्थ के बारे में है। तो मेरा तो बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है और मेरा पैशन टेक्नोलॉजी में है। लेकिन मैं कॉमन डिस्क्लेमर पहले सबको ये देना चाह रहा हूँ कि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे पास मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन मेरे पास साइकोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज याद रखना है कि मैं मेडिकल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। बस जो भी मैं खुद सीखा एज ए लर्नर, जो भी एक्सेप्टेड मेडिकल नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपको भी वो नॉलेज देने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके जो भी मेडिकल डिसीजंस है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको कंफर्म करते हुए करिए। ओके तो अमर। ओवरऑल हमारे टॉपिक्स कुछ ये रहेंगे: स्लीप के बारे में, न्यूट्रिशन, स्टैमिना, एक्सरसाइज, और कैसा मैं टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज करते हुए चीज़ों को अप्रोच करा, और हमारे कल्चर की क्या खासियत है और क्या चैलेंजेस है हेल्थ के मामले में, और हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल और नॉन टेक्निकल रहेगा, कुछ हम लोग जार्गन में नहीं जाने वाले हैं और ये कन्वर्जेशन के फॉर्म में रहेगा। तो अमर भाई, मैं सबसे पहले आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आप कुछ कंटेक्ट सेट कर सकते हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा हेल्थ में और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेशन से। जी। तो हेल्थ में तो एज सच मेरी जो जर्नी रही थोड़ा बहुत हेल्थ की तरफ रुझू हुआ था वो लॉकडाउन के टाइम में था। कुछ करने को था नहीं घर में, तो मुझे लगा हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। तो क्या है, घर के जो होम वर्कआउट्स है उससे थोड़ा बहुत शुरुआत किया। और क्या है, हमारे मेरा जो वेट था उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश किया था मैं। जब तो बेसिकली मैं टीनेज में था और वो बहुत आसान था। तो घर के होम वर्कआउट से मेरी जर्नी की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी हेल्थ के मामले में। होम वर्कआउट्स किया, थोड़ा बहुत डाइट पे फोकस किया। एंड बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, ये सब टर्म से मैं फेमिलियर एज well। और ये सेशन से बेसिकली मैं आपकी जो नॉलेज है वो तो मिलेगी ही। एंड टेक्नोलॉजी के साथ इसको हम कैसा कंबाइन कर सकते हैं, वो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सेशन से। ठीक है। बहुत जबरदस्त भाई, आप बहुत अच्छे से बैकग्राउंड सेट कर दिए यहाँ पे। तो मेरा भी काफी हेल्थ में एक्सप्लोरेशन रहा, मैं स्लोली स्लोली आपको शेयर करता हूँ। तो और एक चीज मैं ऑडियंस को ये बताना चाह रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए कि आप बेसिकली हम लोगों से बेटर एक्सपर्ट्स को ऑनलाइन सुन सकते हैं हेल्थ के बारे में, तो आप हम लोगों को क्यों सुनना। उसका रीजन ये है कि मैं आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करा अपने माइंड और बॉडी के साथ और कैसा मेरा जर्नी रहा। तो हम लोगों के इंडिविजुअल स्टोरीज और कैसा डेटा बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच को मैं हेल्थ अप्रोच लेके हेल्थ को आगे बढ़ाया। तो मतलब कुछ वेग चीजें नहीं थे, हर चीज स्पेसिफिक था, हर चीज मेजरेबल था। तो ये अप्रोच को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अमर भाई, जो हम लोग टॉपिक डिसाइड करे थे उसमें से आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली स्टार्ट करने के लिए, या आप कोई क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जी, मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको अपना ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और अपनी हेल्थ मेंटेन करना है, और आपके पास तीन ऑप्शन है। एक एक है डाइट मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है स्लीप, प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद। और तीसरा आपका ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये तीनों में से अगर आपको किसी एक चीज को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें कैसा है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखें तो एक चीज चूज नहीं कर सकते, तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन हाइपोथेटिकली माना जाए तो मैं स्लीप बोलूंगा। ये मैं इंस्पायर्ड हूँ एक इंसान ब्रायन जॉनसन से, जिसको मैं अपना मतलब गुरु मानता हूँ हेल्थ के मामले में। तो उन्होंने भी यही चीज बोलते हैं कि अगर एक चीज चूज करना है तो वो स्लीप रहेगा, क्योंकि वो बॉडी का ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म है और वो एक इतनी पावरफुल चीज है कि वो कई सारी चीजों को रिपेयर कर लेता। लेकिन ऑब्वियसली दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मैं अपना कुछ स्लीप के बारे में बताना चाह रहा हूँ बेसिक, फिर उसको और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं फुल टाइम एम्प्लॉय रहने से पहले मेरा स्लीप साइकिल काफी खराब था। मैं ऑनेस्टली हर चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो वही जैसे टीनेजर्स का रहता, और मतलब मेरी एज ग्रुप जो ट्वेंटीज की है और थी, तो उन लोगों का कैसे रहता, लेट सोना, लेट उठना, और स्ट्रगल रहता कभी कोशिश करें भी। अगर आप सनराइज के बाद नहीं सोने की, सर दर्द होता था, राइट। मतलब बॉडी रेजिस्ट करती ना चेंज करने के लिए, और थोड़े दिन कोशिश करते थे फिर वापस उस पर चले आता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑलमोस्ट परफेक्ट सेट हो गया बोल सकते हैं, और मैं जैसे कि बोलता हूँ अभी स्लीप पे मास्टरी आ गई।
तो कई सारे बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज करके स्लोली स्लोली चेंज करके उसको पूरा सेट कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लीप का बॉक्स में टिक कर दिया अपनी लाइफ से, अभी उसके बारे में मेरे को सोचना नहीं पड़ता। तो मैं बेसिकली MI Band 5 जो है ना फिटनेस ट्रैकर वो पहनता हूँ। वो मेरे को स्लीप का क्वालिटी बताता कि डीप स्लीप कितना था, लाइट स्लीप कितना था, बेसिक चीजें। तो बेसिक मैं आपको थीम ये देना चाह रहा हूँ कि हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर करना है। मतलब अब हवा में नहीं कर सकते ना कोई सी भी चीज, हर चीज के लिए आपको स्पेसिफिक नंबर रहना। तो वो नंबर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 80 से 79 हुआ, तो आप देख सकते हैं कि आज मेरा 1 पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ। कल फिर 78 हुआ, आप बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ। तो हर चीज मेजरेबल रहना जरूरी है। तो बेसिक स्लीप ट्रैक करता हूँ मैं। और ओवरऑल कई जो सप्लीमेंट्स है वो लेता हूँ, इस पे स्लोली आगे आ सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शायद शायद कुछ लोगों को मालूम, कुछ लोगों को नहीं मालूम, लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अभी जैसे कि अराउंड 9 o'clock हो रहे हैं, लेकिन ये ट्यूबलाइट चालू है काम के लिए। लेकिन ये जब रोशनी मेरे आंखों में पड़ती, मेरे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि दिन का टाइम है अभी। क्योंकि लाइट्स तो ह्यूमन हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक टाइम पे आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं थे ना। तो ब्रेन सन के हिसाब से चलता था। अगर सूरज जब निकल गया सुबह में, रोशनी पड़ी और ब्रेन को मालूम हुआ कि दिन हो गया, अलर्टनेस का हार्मोन रिलीज करो। जैसे सूरज डूब गया तो अंधेरा हो गया, तो स्लीप हार्मोन रिलीज होना शुरू होता। आपको अराउंड इशा के टाइम तक आपको पूरा हार्मोन, स्लीप हार्मोन रिलीज होकर आपको नींद लग जाती थी। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि हम ये टाइम पे जब लाइट को एक्सपोज हो रहे हैं और फोन की स्क्रीन को एक्सपोज हो रहे हैं, बॉडी को लग रहा है कि दिन है अभी। इसलिए जब हम बेड पे सोने भी जाते हैं तो अलर्ट फील करते हैं। तो ये चीज एक सिम्टम है कि बॉडी आउट ऑफ सिंक हो गई नेचर से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं रियलाइज करा कि रात में आपको जल्दी अगर नींद आना है तो सुबह अगर हम अपने आप को फोर्स करके उठ गए, स्लोली स्लोली करके ओवर 2 वीक्स, मेरे हिसाब से अराउंड 2 वीक्स लगते हैं, तो रात में आपको नींद जल्दी लग जाती, राइट? ये हमारा लॉजिक बोलता। इसको आप कंटिन्यू करते गए तो बॉडी इतने इजीली एडजस्ट हो जाती, और बाकी पैरामीटर्स को आप ऑप्टिमाइज कर लिया, तो इतना नेचुरल फील होता है। जैसे कि अभी मेरा वेकअप टाइम है कि 5:45 AM है, तो मैं इतना फ्रेश उठ तो नींद में से कि वापस सोने का दिल नहीं बोलता। इवन संडे भी सेम टाइम 5:45 AM, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक 5-6 फैक्टर है। आप उसको ऑप्टिमाइज कर लिए तो आप परफेक्ट स्लीप अचीव कर सकते हैं, अनलेस आपका कुछ मेडिकल इशू है जिसके सोल्यूशन भी प्रेजेंट है। देखिए, आमिर भाई, अगर कोई साइंटिस्ट से और अगर हम डॉक्टर से अगर हम सुने तो वो बोलते हैं कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है। अगर हम हम्म 7 आवर्स ऑफ स्लीप लिए 9 बजे सो के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 बजे सो गए रात में और हम्म सुबह में उठे कितने 5 बजे, तो 7 आवर्स ऑफ हम्म स्लीप वैसा हो गया। और अगर रात में 3 बजे सोए और फिर सुबह 10 बजे उठे, तो कौन सा हेल्दी साइकिल है, फर्स्ट वाला है क्या सेकंड वाला है? अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बात सही है, जो साइंटिफिकली अग्री करे सो सब लोग वो 7 to 9 आवर्स की स्लीप बोलते हैं, एवरेज 8 बोलते हैं, रेंज 7 to 9 है। तो मेरा फिलहाल अराउंड 7 या 7.5 आवर्स की नींद होती, जो मेरे लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट सेट हो गया। और मैं 8 तक पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि वो जो नॉर्मल वाला टाइम है और थोड़ा लेट वाला टाइम है, दोनों अगर 8 आवर्स है तो उसमें डिफरेंस है क्या? क्योंकि दोनों में 8 आवर्स का मिल रहा है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस सनलाइट का है और डिस्टरबेंस लेवल्स का है। दोनों में 8 घंटे की नींद हो जा रही है, अगर आप फुल्ली इंश्योर करें कि आपके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही दिन के टाइम पे, और आप मैनेज कर रहे, पूरे नेचर को कॉपी कर पा रहे, अगर अंधेरा करके या रोशनी करके, तो शायद ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन इन रियलिटी ये नहीं होता, राइट? क्योंकि जैसा इंसान लेट उठता, आसपास डिस्टरबेंस शुरू हो जाता और सूरज की रोशनी थोड़ा थोड़ा पड़ना शुरू होती है, तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप सैक्रिफाइस होता। और आइडियल तो यही है कि आप नेचर से अलाइन कर लिया, आपकी बॉडी को जिस तरीके से मतलब खुदा ने बनाया उसके हिसाब से अलाइन करे तो परफेक्ट है। तो अब इस्लामिकली का हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि इशा से फजर तक की स्लीप परफेक्ट है बोलिए, और वो सनलाइट से अलाइन भी होता। जी। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, मेरा ये क्वेश्चन था कि अब हमारे जो करंट लेवल है बॉडी का, उसमें हम कैसे चेक करें कि हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है? हम ओबीस में आते हैं या नहीं आते, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल हम्म। सही है या नहीं है? तो इस हम हमारी बॉडी को इवेलुएट कैसे करना, बेस्ड ऑन बीएमआई, बॉडी फैट परसेंटेज, या करें तो इसके मेथड्स क्या होंगे? सही है, और मैं इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक पॉइंट्स तो आपको मिल जाते हैं कि हर चीज कैसे ऑप्टिमाइज करना, ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस मेंबर्स आप लोग ये अप्रोच पे फोकस करना कि मैं एज साइकोलॉजिस्ट कैसा एक साइकोलॉजिकल वे में चीजों को अप्रोच करता हूँ और एक साइंटिफिक वे में।
तो सबसे पहले जो आप बोले कि कैसा मालूम करना कि हम लोग फैट है या थिन है या नॉर्मल है, इसका बेसिक आंसर जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई बेसिकली ये बताता कि आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, अब ज्यादा जो हाइटेड लोग हैं उनका वेट ज्यादा भी रहे तो ना हेल्दी रेंज में आ सकते हैं। जो कम हाइट वाले लोग हैं उनके लिए वो हेल्दी रेंज कम रहता। तो बीएमआई बेसिकली केजी पर मीटर स्क्वायर है, राइट। तो आपका वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर कर देना, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाता। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 to 20 इसका नॉर्मल रेंज है, या फिर 20-25, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका एक बीएमआई का एक हेल्थी रेंज है। आई थिंक 20 to 25 हेल्दी रेंज है, 25 to 30 ओवरवेट, और 30 से 35 ओबेसिटी क्लास 1। तो ऐसा जी 5 5 के पॉइंट्स में वो आगे बढ़ते जाता। तो अभी जैसे कि मैं मेरा ऑनेस्ट एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, मेरा बीएमआई अराउंड 31.5 है, यानी कि मैं ओबेसिटी क्लास 1 में आता हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कि अभी मैं ओबीस हूँ, ये एक आपका क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि मैं हेल्थ का इतना सारा करने के बाद भी मैं ओबीस हूँ क्या। लेकिन इसके लिए मैं कंटेक्ट शेयर करना जरूरी है। मेरे लाइफ में मैक्सिमम वेट जो अनफॉर्चुनेटली अचीव हुआ था वो 97.7 केजी था, मेरा मैक्सिमम रिकॉर्डेड वेट। और मैक्सिमम स्टेबल वेट अराउंड 95 था। अभी मैं 89 पे हूँ। तो मैं अराउंड 6 to 8 9 केजीज जो भी लूज करा, ये मैं जो टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ उसके थ्रू, क्योंकि 8 to 9 केजीज काफी बड़ा रहता ना, तो इतना लूज करा, और बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका रहा मेरे लिए। और जी जहां तक मेजरमेंट की बात आई, कई सारे बेसिक चीजें मेजर कर सकते हैं आप। एक तो बॉडी मास इंडेक्स हो गया, और एक चीज जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट है जो बताता है कि आपके खून में कितना चिकनाहट है, कितना गुड कोलेस्ट्रॉल है, कितना बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका रेशियो क्या है। इसके टेक्निकल डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं या आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप अपने हार्ट का हेल्थ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हार्ट डिसीज को। जी और कई सारे आप बेसिक बॉडी मेजरमेंट्स है, वेट, हाइट वगैरह, ये चीजें कर सकते हैं। जी आमिर भाई, आप 5 to 6 पॉइंट्स, आप मेजर चेंजेस क्या ऑब्जर्व करें? आपके जो वेट 95 था, 95 से आप क्या बोले 89, 89 केजी तक आप आए। 89। तो हम्म। उसमें मेजर क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करें? मतलब क्या मैं इनपुट दिया या क्या चेंजेस एज ए आउटपुट आए। ऑब्जर्व बेटरमेंट, बेटरमेंट इन क्या योर लाइफ। फायदा हुआ मेरे को, राइट। हाँ, फायदा क्या हुआ? सबसे पहले तो जो ऑब्वियस चीज है कि हमारी बॉडी अलग फील होती है, मतलब उठने बैठने में और जॉइंट्स में और मूवमेंट्स में। मतलब ऑब्वियसली लाइट वेट फील होता, और आपके पास एनर्जी बढ़ जाती, थकान कम होती, बैक पेन रिड्यूस हो जाता, और जॉइंट्स पे जो लोड पड़ रहा है वो कम हो जाता। तो आपको ऐसा फील होता कि लाइट वेट है, आप फास्ट मूव कर सक रहे हैं, हर चीज। मतलब लाइफ इजी लगने लगती, इजी लेवल पे खेल रहे हो ऐसा लगता। ये कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता, आपका स्टैमिना बढ़ जाता, तो ओवरऑल बेनिफिट है। और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता। तो मतलब ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल बेनिफिट्स है ये चीजों के, जो मैं फील करा। Okay. तो आप में इसका, आप जब एमेचर थे, जब आपको मालूम नहीं था कि वेट लूज कैसा करना, तो आप अपनी रिसर्च कैसा करें? और उसमें से अगर एक 4 5 टिप्स अगर आप देंगे तो क्या देंगे? हाँ। स्टार्ट तो कहाँ से जैसे करना कि, और बेसिक्स कहाँ है, बेसिक्स क्या है वेट लॉस के? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चन। तो और मैं दूसरे लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो वेट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आज की डेट में कई लोग, ज्यादातर लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, राइट। और कई लोग ओवरवेट है, कई लोग ओबीस है। तो मैं आप लोगों की तकलीफ से पूरा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद वो जर्नी के थ्रू गया, अभी भी जा रहा हूँ। अभी मेरी जर्नी काफी लंबी है, तो और ज्यादा 15 केजीज और लूज करना है नॉर्मल रेंज में आने के लिए, राइट। तो मैं कंप्लीटली एम्पथाइज करता हूँ आप लोगों के चैलेंज से, राइट। तो बेसिक चीजें सबसे पहले तो जो सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वगैरह जो बोलते हैं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट का जो इक्वेशन है, और जितना भी मैं रिसर्च किया, ये पूरा सबसे ज्यादा फाउंडेशन यही है कि आप कितने कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, और कितना बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू या डेली एक्टिविटीज के थ्रू। इसका बैलेंस हर चीज डिटरमाइन करता है, बाकी सब सेकेंडरी है। अगर आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना बर्न भी कर रहे हो तो मेंटेनेंस है। अगर ज्यादा बर्न कर रहे हो तो वेट लॉस होता, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो वेट गेन होता। सबसे ज्यादा बेसिक चीजें ये है। इसके अलावा ओवरऑल मैं जो करा, कैलोरी ट्रैकिंग करा, मैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, रेगुलर एक्सरसाइज, और कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थे जो मैं करा। जैसे कि मेरे को एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता था, राइट। आमतौर पे लोगों को होता है कि जिम जाना बोझ फील होता है, राइट, मेरे को भी लगता था वो। लेकिन मैं ऐसा करा कि मैं एक एक्टिविटी को
पकड़ लिया जो मेरे को एंजॉयबल दिखने लगा, वो था रनिंग। अभी अब दिसंबर 2025 चल रहा, मैं लास्ट दिसंबर 2024 में रनिंग स्टार्ट किया, कंप्लीट जीरो से स्टार्ट किया। मैं फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स भी भागना में तो बहुत दम आता था, राइट, मतलब एक कोई भी ओवरवेट या ओबीसी इंसान जो करता मेरे लिए भी वो होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ कि इस दिसंबर में मैं 15 किलोमीटर्स का रन कंप्लीट करा। तो 12 महीने लगे मेरे को जीरो से 15 किलोमीटर्स तक पहुंचने। तो ये एक लंबा जर्नी था, और स्टेमिना पे आगे हम लोग बात कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा पॉइंट ये था कि मैं एक ऐसा एक्टिविटी को पकड़ लिया जिसमें को मजा आने लगा, और मैं अपना फिटनेस बैंड पहनता था, देखता था, हर चीज नंबर्स के फॉर्म में था ना। तो एक एक पॉइंट भी अगर इंक्रीज हुआ, एक एक सेकंड पे डिक्रीज हुआ मेरे टाइम में से, तो किक मिलता था, उसका ग्राफ डालना, उसको ट्रैक करना। तो नंबर्स के साथ खेलने में मजा आने लगा। और देखते देखते 4 से 5 रेसेस करा मैं ऑफिशियली। तो करते करते 15 रीच हो गया। नेक्स्ट प्लान जनवरी में हाफ मैराथन का है, जो 21 किलोमीटर की रेस थी। जी माशाल्लाह। अगर हम आपके जर्नी से थोड़ा बहुत सीखे तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करें 12 महीने के लिए, और हम्म स्टार्टिंग में ही गिव अप नहीं करें, अरे मैं 100 मीटर भी भागने नहीं आ रहा, अरे मुझे 150 मीटर्स भी हम्म। भागने नहीं आ रहा बोल के। इसमें एक ट्रिक मैं ये करा कि जब मैं शुरू में रनिंग स्टार्ट करा, जब मैं ऑफिशियल रेस के लिए एनरोल नहीं करा था, उसे कुछ ही दिन में मेरे को मालूम पड़ा कि मैं जो स्कूल में पढ़ा बीदर में, वहाँ पे उन लोग रेस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो मैं सीधा सीधा उसकी 3 किलोमीटर की रेस है जिसको 3K बोलते हैं, उसमें मैं रजिस्टर कर लिया। तो जब हम पे करते हैं और कमिटमेंट करते हैं और पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है, फेलियर का डर रहता है। तो कैसे तो करके मैं 3K कर लिया, और वो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट था 3K करना, काफी डिफिकल्ट लगा, बहुत दम आ रहा था, बीच में वॉक करना पड़ा, थोड़ा शायद रुकना भी पड़ा कुछ सेकंड्स के लिए। तो फिर करते करते स्लोली पुश करा, 3 से 7, फिर 2 10 के करा, फिर उसके बाद 15 करा, ऐसा। तो ओवरनाइट करने से इंजुरीज के चांसेस रहते हैं, उसको पूरा साइंटिफिक वे में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं हेल्थ का एक कम्युनिटी फॉर्म करा कुछ क्लोज दोस्तों के साथ। तो वो ग्रुप में जब हम हंसी मजाक जब करते हैं और एक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं और डेली एक्सरसाइज अपना ट्रैक करें, आज क्या करें क्या नहीं करें, अपना फेलियर्स और सक्सेस दोनों शेयर करें, तो वो कम्युनिटी रहना बहुत फायदेमंद रहता है। और कम्युनिटी के दूसरे लोग भी यही बोले कि उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ उस चीज से। ओके आमिर भाई, आप एक इक्वेशन बताते हैं, कैलोरी इन कैलोरी आउट, तो उसमें से एक हम्म 3 4 टर्म बहुत कम क्रॉस करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म उसमें हम्म से रहेगा मेंटेनेंस कैलोरीज, सेकंड हमारा हम्म। रहेगा टर्म कैलोरी डेफिसिट, और कैलोरी सरप्लस। तो इस चीजों पे थोड़ा लाइट डालिए कि ये क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसा करते हैं। ठीक है, मैं आम जबान में इसके बारे में बता देता हूँ। तो कैलोरीज बेसिकली तो एनर्जी का एक यूनिट है। तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एनर्जी रहती है, वो एनर्जी आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है, उसको मेजर करने के लिए आप कैलोरीज वर्ड यूज करते हैं। जैसा आप एक इंजीनियर है, आपको मालूम है कि करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर है, वैसे बॉडी के एनर्जी को मेजर करने के लिए कैलोरीज यूज करते हैं आमतौर पर खाने के मामले में। तो हर चीज के एक डिफाइंड कैलोरीज है। तो ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाता है, राइट। तो आप कुछ एक चीज खा रहे हैं, तो उससे कैलोरीज इन है और बर्न करने में कैलोरीज आउट है। तो ये जब एग्जैक्टली बैलेंस हो गया आपका एक दिन में, तो वो आपका मेंटेनेंस फेज में है। अगर आप अगर परफेक्ट वेट में है तो मेंटेनेंस कैलोरीज खा के आप उतने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लूज करना है तो दो तरीके हैं, या तो कम कैलोरीज खाना आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से, या ज्यादा बर्न करना एक्सरसाइज के जरिए। लेकिन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन सब लोग जानते हैं कि बर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आप ट्रेडमिल पे अगर आप वॉक करते गए तो आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं 100 कैलोरीज बर्न करने के लिए। लेकिन वो ये 100 कैलोरीज खाने के लिए कुछ सेकेंड्स लगते हैं आपको खाली। आप कुछ निवाले कुछ चीज की खा लिए, तो आपका 100 कैलोरीज चले गए, इजिली 1000 भी हो सकते हैं। तो कम कंज्यूम करना ज्यादा इजी है बर्न करने से ज्यादा। ओके। और आप जो क्या अपने डाइट को कस्टमाइज करें और उसकी कैलोरी ट्रैकिंग कैसा करें। हम देखते हैं कि हम हम्म रोटी खाते हैं और भाजी खाते हैं या हम्म वेजिटेबल्स जो भी खाते हैं घर में। इंडियन डाइट में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें गुलबर्गा के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो हम्म। तेल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, वो कहाँ जाता है हमें मालूम नहीं होता। अगर हम समझिए बर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, साथ में केचप डालकर खाते हैं, वो हिडन कैलोरीज में आ जाते हैं। तो उसको वो ट्रैक कैसे पेट पे करें। जाता, हाँ। सालों साल साथ देता हूँ हमारे को। तो तो कैलोरी ट्रैकिंग बेसिकली आप कैसा किए। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पे कि अब हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली गुलबर्गा रीजन में और ओवरऑल इंडिया में भी ये चीज मतलब प्रूवन है कि ओवरऑल हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। मतलब हमारा मेन चीज क्या है कि चावल और रोटी है।
उसमें सालन थोड़ा रहता है या नॉनवेज थोड़ा रहता है, राइट। तो हमारा इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है, जो उतना आइडियल नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इनएक्टिव होते जा रहा है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट जाके बॉडी में जमा होता रहता है। और आप स्पेसिफिकली जो कैलोरी ट्रैकिंग की बात करें, जो मैं ट्रैकिंग की तरफ पुश कर रहा था सब लोगों को ना, तो कैलोरी ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं जो यूज करा हेल्दीफाई भी बोल के है, फ्री और पेड वर्जन दोनों है। तो आप जो भी खाए उसमें एंटर करना है। अभी इसमें डिपेंड्स कि आप कितना ऑब्सेशन तक जाना चाह रहे हैं, राइट। अगर पूरा आपको ऑब्सेस होना है तो आप हर चीज को वे करके खा सकते हैं। जैसे कि आप अगर 200 ग्राम राइस खाए तो उसको मेजर करना है, 200 ग्राम राइस बोल के ऐड करना है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत झंझट है। तो ये लॉन्ग टर्म करना बहुत डिफिकल्ट है और लॉन्ग टर्म करना जरूरी भी नहीं है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, जो मैं करा था, आप सिर्फ 1 या 2 वीक तक हर चीज को वे कर करके खाना अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद आपको दिमाग में खुद आपको आइडिया आ जाता है कि ये राइस में इतने कैलोरीज है, एक चपाती में अगर आप मेरे को पूछे तो मैं बोलूंगा कि अराउंड 85-80 कैलोरीज रहते हैं। तो मेरे को याद हो गया वो चीज। तो उसके बाद क्या होता है, आपका माइंड खुद एडजस्ट करने लगता है। तो आपको मालूम है आप किधर गुंजाइश देख सकते हैं, किधर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो 1-2 वीक के लिए ट्रायल करें, आदत हो जाती है आपको फिर। जी। और एक प्रोस्पेक्ट है आमिर भाई कि बहुत सारे ट्रेनर्स जो रहते हैं उन्होंने बोलते हैं कि आप अपने बॉडी के लिए जो सही दिखता है आपको उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आप आइडेंटिफाई कीजिए, बेसिकली हम्म, टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी। तो इसको हम्म। हम कैसा प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं? अच्छा, मैं भी श्योर तो नहीं हूँ उन लोग क्या कंटेक्स्ट में या क्या कंस्ट्रेंट्स के साथ ये चीज बोले। और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं उसको न्यूट्रिशन में कितना एक्सपर्टीज है या नहीं, तो मैं जज नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन उतना ये अप्रोच साइंटिफिक नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि बहुत इजी है कैलोरीज को मिस कैलकुलेट करना। हम लोगों को लगता है इसमें इतने है, लेकिन अप टू 30% या 40% भी ज्यादा कैलोरीज हो सकती है। बहुत क्लासिक है और इसका एविडेंस भी मिलता है आपको रिसर्च में। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि 1-2 वीक के लिए ट्रैक करना, उसके बाद आप एस्टिमेट करने लगना। और एक इसमें यह है कि एक बार आप ट्रैक करें उसके बाद अपना वेट चेक करें 1-2 वीक के बाद, तो वेट कितना बढ़ा या कितना कम हुआ वो आपको करेक्शन कर देता हूँ वहाँ पे। अगर आपको लगा कि आप कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ वेट आपका, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप कैलोरी सही काउंट नहीं कर रहे, तो उसको वहाँ पे करेक्शन कर ले सकते हैं आप क्विकली। तो वेट एक अच्छा फीडबैक लूप देता है आपको। जी। गोल्स और ट्रेनिंग के इसमें अगर हम बात करें तो हम्म। रियलिस्टिक और हेल्दी गोल्स हम कैसा सेट करें? और आप अपने जर्नी में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ गोल्स या कंस्ट्रेंट्स रख के काम किए थे? हाँ, तो ओवरऑल मेरा जर्नी काफी पेनफुल रहा। मैं इजी रहा तो नहीं बोलूंगा, कंसिस्टेंट रहा भी नहीं बोलूंगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और रिसेंट ईयर्स में मेरा ज्यादा लॉस हुआ। ओवर द इयर्स ऑलमोस्ट सेम था या बढ़ा थोड़ा। रिसेंट ईयर्स में मेरा ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के वैसा, कि करते 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 हर चीज एक तरफ फिट हो गया, एक सिनर्जी हो गया मेरे को। अब काफी इजी लग रहा है हर चीज मैनेज करना। तो बहुत सालों का ट्रायल एंड एरर था, बहुत सारी गलतियां थे, लूज करके फिर वापस गेन करा गलतियों की वजह से। तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करा मैं। और गोल्स की जहाँ तक बात है, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे बेसिक वीडियोस पे फोकस करिए, और आजकल एआई टूल्स भी है। उसको बोलिए कि इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना कि बेसिक कैलोरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा वेट इतना है, इतनी हाइट है, बीएमआई कैलकुलेट करके देता हूँ। बॉडी मेजरमेंट लेके आप ट्रैक कर सकते हैं, वेस्ट कितना है आपका, हिप कितना है, ये सब चीजें। आपको इसके टेक्निकल डिटेल्स आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं, बस मैं आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप एआई को बोलना कि मेरे को इजी गोल सेट करना, और शुरू में बहुत इजी वे में स्टार्ट करना बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू। आप जितना भी खाना खा रहे हो उसको क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना, स्लीप जो कर रहे हो उसको थोड़ा टाइम पहले करना, स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके लाना। और गोल्स क्या रखना है, इसकी बात ये है कि आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में आ जाना सबसे पहले। आपकी ब्लड में जो चिकनाहट है, लिपिड्स, वो नॉर्मल रेंज में लाने का ट्राई करना। और देखना आपका क्या क्या लैकिंग है, आपका स्टेमिना कितना है। जैसे कि अगर हम 20 ईयर्स ओल्ड मेल है अगर, तो समझिए कि आप 5 किलोमीटर रनिंग स्लैश वॉकिंग कर सकना, मिक्स रनिंग वॉकिंग का। तो ये एक डिसेंट गोल है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। एक बार जो भी आपकी डेफिशिएंसीज है, जो या बाउंड्री के बाहर है, वो नॉर्मल आ गए, फिर उसको आप कंटिन्यू पुश करते सकते हो। उसकी लिमिट कुछ नहीं है, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, और फिट और मसल्स। लेकिन बेसिक रेंज में आना फर्स्ट गोल रहेगा। जी। आगे बढ़ते हुए आमिर भाई, एक सवाल ये था कि हम जब अपने टीनेज में रहते हैं, जब हम लोग मेच्योर होते हैं, यंग अडल्ट रहते हैं, उसके बाद मिडिल एज एंड उसके बाद ओल्ड एज, तो ये जो हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ रहते हैं इसमें हेल्दी होने की डेफिनेशन चेंज होती है क्या?
एंड ये अ, हेल्दी की हम्म डेफिनेशन फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव और विमेन्स पर्सपेक्टिव कैसा डिफर होता है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे को और सोचना पड़ता है, और बेहतर रहेगा कि अगर हम किसी मेडिकल एक्सपर्ट से, किसी डॉक्टर से ये चीज को पूछे। तो जितना मेरे को लिमिटेड नॉलेज है उसमें भी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल हेल्थ के गोल्स तो सेम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर या एज। ताकि आप, आपका फैट ना ज्यादा कम रहना, ना ज्यादा रहना, हेल्दी रेंज में फैट रहना, बेसिकली वेट आपका, और आपके पास डिसेंट मसल्स रहना। क्योंकि क्या होता है, ओवर द ईयर मसल ब्रेक डाउन हो के मसल लॉस होता रहता है। तो हर बंदा इरेस्पेक्टिव ऑफ एज या जेंडर, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी जिम करना है, कार्डियो एक्सरसाइज करना है, बेसिक बेसिक चीजें, राइट। तो हेल्दी रेंज में रहने के लिए, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहना कि आप बॉडी मूवमेंट करें तो आपके जॉइंट्स अकड़ जा रहे नहीं, मसल्स अकड़ रहे नहीं, बॉडी फ्री रहना, फ्लेक्सिबल रहना, आपका स्टैमिना रहना, मसल स्ट्रांग रहना, और फैट कम रहना, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और बेसिकली जो भी बॉडी के फंक्शनिंग है वो सही रहना। ओके, तो ओवरऑल हेल्दी फील करना हम लोग, बेसिक हाँ जो लेकिन, एक्टिविटीज रहते हैं, रनिंग या हम्म वॉकिंग या घर के जो भी हम्म काम है, वो आसानी से हो सकना, हमारा स्टेमिना उसमें हम्म। जवाब नहीं देना। और एक सिंपल अगर फनी वे में बोले तो आप ठहर के नमाज पढ़ सकना, बेसिकली कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ना एक जी, सर्टेन एज तक तो एटलीस्ट, और उम्मीद है कि पूरी लाइफ में भी। तो ये एक अच्छा पैरामीटर है देखने के लिए। बिल्कुल। और एक ठीक। चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आप बोले कि ओवर द इयर्स के हेल्थ गोल्स चेंज होते क्या बोल के। हेल्थ गोल्स का तो नहीं मालूम, लेकिन कंस्ट्रेंट चेंज होते जाते हैं। जैसे एक सर्टेन एज के बाद आपका बोन्स और मसल्स वीक होना शुरू होते हैं, आप मसल मास लूज करते हैं नेचुरली। तो आपको पहले से ही एक्स्ट्रा मसल बिल्डअप करके रखना पड़ता, ताकि लॉस नहीं होना। तो कुछ पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, गोल्स तो शायद सेम रहेंगे ओवरऑल। जी। वेट लॉस के टाइम पे और एक किया आता है कि आपके आपके जर्नी में भी आया होगा, आप हर चीज कर रहे हैं, आप कैलोरी डेफिसिट में भी रह रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कोई भी दिन मिस भी नहीं कर रहे, डाइट भी सही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। उसके बाद क्या करना? अच्छा, ये स्टैग्नेंट पॉइंट का दो मीनिंग हो सकता है। फर्स्ट ये कि आप शुरुआत में हो रहा है बाद, और सेकंड ऑप्शन है कि बीच में हो रहा है। हम्म, शुरुआत में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट कैलोरीज का मामला गलत हो जा रहा है। तो आप स्ट्रिक्टली कैलोरीज मेजर करें और वीकली अपना वेट ट्रैक करें, तो आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाता कि हिडन कैलोरीज कहाँ से जा रहे बॉडी में, वो कैलकुलेशन सही हो जाता। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप शुरू में लॉस हो रहा, बाद में जाके अटक गए। तो ये होना नेचुरली, इसको प्लेटो बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी पॉइंट पे जाके स्टेबलाइज हो जाती है। हम्म, उसमें फिर आप और एक्सरसाइज करके और थोड़ा कैलोरी कट डाउन करके, या कैलोरी को साइकिलिंग मेथड करके फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि कैलोरी मिसमैच की वजह से होता है ये चीज। ओके। चीट डे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है आमिर भाई, वेट लॉस में? चीट डे, हाँ चीट डे का बहुत फनी है एक्चुअली। बेसिकली पूरा वीक आप सब सही करते हैं, लेकिन संडे एक दिन या किसी एक दिन वीक में आप अपने पसंद की चीजें खा सकते बोल के। लेकिन इसके बारे में बहुत अलग अलग ओपिनियन है। अभी चीट डे को कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि पूरा वीक की मेहनत वेस्ट करते हैं, पूरा पानी कर देते हैं। अगर वैसे वे में जा रहा है तो ऑब्वियसली नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप उसको लिमिट में करें कि अपनी पसंद की कुछ चीज खा रहे, टेस्टी चीज खा रहे लिमिट में, ओवरऑल कैलोरी को मैनेज करते हुए और कुछ नुकसान की चीज नहीं खाते हुए, आई थिंक वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। जैसे मेरे करेंट गोल ये है कि बाहर का खाना मैं सिर्फ वीकली एक बार खाना बोल के लिमिट रख दिया मैंने वो, जी। लेकिन उसमें भी कैलोरीज टू मच नहीं। तो इसको मैं चीट डे कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। वेट लॉस और आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग रही। इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेस का बेसिकली क्या रोल होता है, हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ में, वो क्या होता है और किस एक्सटेंट तक जा सकता है ये? आप क्योंकि काउंसलर भी है, आप साइकोलॉजिस्ट है, तो आप अपने पेशेंट्स में स्ट्रेस के मेजर रीजंस भी क्या देखे हैं अगर है तो? तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा बेसिक वे में टच करेंगे और फिर वापस फिजिकल हेल्थ पे लाएंगे पॉइंट को। तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप कुछ एक प्रेशर या टेंशन में है। टेंशन यानी कि कुछ आपके माइंड या बॉडी पे प्रेशर है। माइंड पे प्रेशर यानी कि कुछ चीजें, कुछ इवेंट होने वाला है, वो कैसा होता है सोच के आप टेंशन में जा रहे, राइट। और बॉडी पे ये है कि एग्जाम्पल, अगर आपकी लास्ट नाइट नींद सही नहीं हुई, तो आज दिन भर आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो नुकसानदेह केमिकल्स है, वो फ्लश आउट नहीं हुए, या प्रॉपर आपका
लिवर डिटॉक्स नहीं कर पा रहा चीजों को, ये कम स्लीप की वजह से बॉडी प्रेशर में चले जाती है, उसको सही फंक्शनिंग नहीं हो सकता। तो स्ट्रेस को ब्रॉडली हम ये बोल सकते हैं। और स्ट्रेस का असर बहुत ज्यादा डेंजर है, और नई नई रिसर्च भी इस पे फोकस कर रहे हैं कि बेसिकली आपका माइंड का फंक्शनिंग और बॉडी का फंक्शनिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना, और इवन इसमें स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो कई सारी बेसिक चीजें हैं, वैसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है। और हाई स्ट्रेस रहने से आपका वेट गेन भी हो जाता, और हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हर चीज एक्सट्रीमली इंटरकनेक्टेड है समझिए, इससे ये होता उससे ये होता, हर चीज से कनेक्शन है। तो कोशिश करना कि पूरे पॉइंट्स पे आपको एक साथ वर्क करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपको पूरा आइडियल रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या टिप्स आप देंगे? सबसे बेसिक चीजें तो ये है कि कुछ जेन्युइन रीजन से स्ट्रेस थे उसको आप एड्रेस करना पड़ता। जैसे कि समझिए आपके सर्कल में कोई ऐसे है, कोई ऐसा बंदा है जिनको मिलने से आपको स्ट्रेस हो रहा है स्पेसिफिकली, जो या तो टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या वो आपको नीचे गिरा रहे हैं, या जो भी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो सोर्स है आपके स्ट्रेस का। फिर या तो उनको आप उनसे डील करना, या चीजें सिचुएशन सॉल्व करना, इंप्रूव करने की कोशिश करना, नहीं तो थोड़ा डिस्टेंस रखना, या कट ऑफ हो जाना एक्सट्रीम केसेस में। तो ये आइडेंटिफाई करना रीजन, इस पे वर्क करना। सेकंड चीज हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि समझिए कि किसी को जॉब नहीं लग रहा, या जॉब का लॉस हो गया। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट? तो जब तक ये सॉल्व नहीं होता, आप अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, जेन्युइन प्रॉब्लम है, सर्वाइवल की बात है। तो बिल्कुल। अपना बेस्ट दे के लॉजिकली इस प्रॉब्लम को, एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना, कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो गए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारी चीजें ओवरऑल सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड चीजों को गलत परसीव कर रहा, यानी कि जी। देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है। तो जब उसके लिए आपको थेरेपी या काउंसलिंग लेके आप अपने माइंड को स्लोली स्लोली वर्क करके आपके परसेप्शन पे वर्क कर सकते हैं, कि आप कि किस हम्म। नजरिए से देख रहे हो, उस नजरिए को इम्प्रूव करना। और अगर ओवरऑल बोले तो चीजें जो मैं करता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज है, इससे स्ट्रेस लेवल कम होता। मैं डेली मेडिटेशन और जर्नलिंग करता हूँ। बेसिकली मैं जब सुबह जॉब पे जाता हूँ तो 5 मिनट्स के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, माइंड को ब्लैंक करने के लिए। क्योंकि मेरा जॉब काउंसलिंग का है, मैं लोगों के प्रॉब्लम्स को डील करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं फर्स्ट अपने प्रॉब्लम्स को हटा के जाना। उसके बाद 5 मिनट में अपने लैपटॉप पे नोट्स लिखता हूँ, दिमाग में जो भी आ रहा है उसको डंप कर देता हूँ, ताकि ब्लैंक माइंड से मैं स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ, कुछ पॉजिटिव मेडिटेशन सुन के पॉजिटिविटी सुन लेता हूँ। तो ये बेसिक चीजें हैं, ओवरऑल फैमिली के साथ हम्म। कनेक्शन, यही चीजें हैं जिससे आप स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, कम रख के। बिल्कुल। तो ओवरऑल ये तो हम स्ट्रेस के ऊपर देख लिए। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि आज के ज़माने में मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, हम टेक और डेटा को खाली अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट हम्म, करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये था कि हम टेक को अपने अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं, और हेल्दी हैबिट्स हम्म, फॉर्म करने के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं चैट जीपीटी टूल्स है, या हम्म, मिनिमलिस्ट एप्स है, जो कि आपका फोन का स्क्रीन टाइम कम करते हैं। तो इसको हम्म। हम अपने लिए पर्सनलाइज कैसा कर सकते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से यूज कैसा करें? परफेक्ट, ये मेरा शायद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के पूरे टॉपिक्स में से, क्योंकि मैं टेक में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हूँ एज ए हॉबीस्ट और एज ए पैशनेट पर्सन। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ कि आजकल ज्यादातर जो एआई टूल्स है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो सबसे जो कॉमन है और सबसे जो फेमस है वो चैट जीपीटी। तो मैं क्या करा, चैट जीपीटी में कस्टम प्रोजेक्ट्स नाम का एक फीचर है, यानी कि फोल्डर के उससे क्रिएट कर देता। तो मैं उसको क्रिएट करके उसमें प्रॉम्प्ट दे दिया कि मैं चैट जीपीटी को बोला कि तुम एक हेल्थ के एक्सपर्ट है, तुम्हारा काम है मेरे हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना। तो बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया। जी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कैलोरी ट्रैकिंग को इजी करने के लिए वंस इन अ वाइल, जब भी मेरे को लगा मैं ऑफ ट्रैक करूँ, तो मैं खाने की फोटो लेके उसमें डाल देता हूँ। तो इमीडिएट मेरे को वो कैलोरीज बता देता है, ये है, इसको आप ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं 2 रोटी लिया तो वो बोलता है कि आप 1 रोटी लेके आप सलाद को इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जाम्पल। और मैं क्या करता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर चैट जीपीटी के अपना वेट रेगुलरली मैं डालता रहता हूँ। तो और ओवरऑल एआई को आप यूटिलाइज करके अपना काम इजी कर दे सकते हैं। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलना चाह रहा हूँ। डॉक्टर्स का रोल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक मसला ये है कॉमनली और स्पेशली इंडिया में, कि हमारे को डॉक्टर्स का एक्सेस उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास गए भी, तो वो इतना ज्यादा बिजी है कि शायद आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आपकी जिम्मेदारी ये आपकी ये बनती है, ऑडियंस मेंबर्स की, आप अपने खुद के डॉक्टर बनना।
इन द सेंस कि आप खुद अपने हाथ में जिम्मेदारी लेना कि मैं अपनी चीजों को ट्रैक करूंगा, मैं अपनी चीजों को कंट्रोल में लाऊंगा, मेजर में लाऊंगा। मतलब किसी और को एक्सटर्नली हम ब्लेम नहीं कर सकते, और डॉक्टर का जो रोल है वो लोग करते हैं अपने से, राइट। तो जी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि बेसिक टर्म्स को समझना, इसको ट्रैक करना। पूरा मेरे उतना एक्सट्रीम भी नहीं गया, मतलब डेटा ड्रिवन, लेकिन बेसिक चीजों को तो आप ट्रैक कर सकते हैं। 6 महीने में या 12 महीने में एक बार बेसिक बॉडी चेकअप कराना, वीकली एक बार वेट चेक करना, कुछ महीने में एक बार बीपी और शुगर का टेस्ट कराना, बेसिक टेस्टिंग वगैरह, ये चीजों को ट्रैक करके आप इजीली कंट्रोल में ला सकते हैं। और एक बार जब आप ट्रैक कर लिया और अपने माइंड को वो फीडबैक दे दिए कि मेरा ये लेवल्स है, माइंड आपका खुद आपके साथ गेम्स खेलना शुरू करता, आपको कंट्रोल में ला लेता बिना कुछ एक्सट्रीम चेंजेस के। तो शुरू में चेंजेस लाना बहुत ईजी रहता। और कमिंग टू टूल्स, मैं ये करता हूँ कि जब भी मेरे पास सेविंग्स हो, मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्थ रिलेटेड टूल्स और गैजेट्स खरीदने की। तो मेरे पास हेल्दीफाई मी का स्मार्ट वेइंग स्केल है बॉडी वेट चेक करने के लिए, जो ब्लूटूथ से मेरे फोन को कनेक्ट रहा था। पूरा वेट और बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, मसल कितना है, हाइड्रेशन पूरा मेजर करके फोन में सेव कर देता, राइट। ये एक चीज है। MI Band 5 है, MI कंपनी का, जो स्लीप ट्रैकिंग और रनिंग के लिए ट्रैकिंग के लिए मैं यूज करता हूँ। और सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो कई सारे बेसिक सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 विटामिन डी। इसको कैसे है, आपको डॉक्टर से कंफर्म करके ही लेना है। सेकेंड चीज ये है कि आपने जब ब्लड टेस्ट करते हैं आपको मालूम पड़ जाता है कि ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कुछ महीने पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था, राइट, तो मेरा विटामिन डी काफी लो था। मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट शुरू करा, अभी फिर और एक बार टेस्ट कराने वाला हूँ। तो हर चीज डेटा के बेसिस पे है आपका, राइट। तो ऐसे आप गैजेट्स यूज करके, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करके, एआई में सिंपल चीजें अपनी ओन लैंग्वेज में डाल के चीजों को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें ओवरवेलमिंग भी लगा तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करिए, कि मेक श्योर करिए आपकी 7-8 घंटे की नींद हो रही, रेगुलर एक्सरसाइज वीक में 3-4 बार से शुरू करिए, खाने की क्वांटिटी कम, जंक फूड और ऑयल कम। ये बेसिक चीजें करें तो आप आराम से 5-6 केजीज तो लूज कर लेते वेट। जी अमर भाई, एक MIT की स्टडी भी बहुत वायरल हुई थी कुछ दिन पहले ही, कि चैट जीपीटी यूज करने से आपके कॉग्निटिव स्किल्स डिक्लाइन हो रहे बोल कर। तो हम टेक तो यूज करते हैं, बिल्कुल अपने हेल्थ के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन किस हद तक यूज करना, और क्या ये सही बात है कि कॉग्निटिव स्किल्स डिक्लाइन हो सकता है या हमारी क्रिएटिविटी पे कुछ इफेक्ट होता? हम्म। तो मेरे को मौका तो नहीं मिला वो स्पेसिफिक वो स्टडी पढ़ने का, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक स्टडी है MIT की तो जरूर डेटा वो बहुत वैलिड है। तो और मेरा भी लॉजिक यही बोल रहा है कि हम कितना ज्यादा एआई पे अगर डिपेंड हो रहे एक लेवल के बियॉन्ड या एक स्पेसिफिक तरीके से, तो कॉग्निटिव एबिलिटी कम होने के चांसेस है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। क्या हम उसको अपने दिमाग को रिप्लेस करने यूज कर रहे हैं या दिमाग को असिस्ट करने यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मेरे को कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करा था, वो यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं। अभी जैसे कि हम पैदल चल के जाते थे, 2 जनरेशन पहले लोग पैदल चल के या साइकिल चला के कई कई किलोमीटर जाते थे। अभी गाड़ी इन्वेंट हो गई, ठीक है, गाड़ी यूज करना सही है या नहीं। अगर गाड़ी यूज करें तो एक्सरसाइज कम हो रही, लोग मोटे हो रहे, राइट। तो आप ऐसा उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो मैं उसको बहुत अच्छे से सोल्यूशन ऐसा बताया था कि गाड़ी यूज करना स्कूल कॉलेज और जॉब को जाने के लिए, लेकिन फिर अलग से जिम कर लेना, वैसा। हम्म। तो मैं एआई को ऐसा यूज करता हूँ, मैं एआई को पूरा पूरा यूज करता हूँ अपना काम हल्का करने के लिए, लेकिन मैं अपने ब्रेन को, माइंड को दूसरे वे में ट्रेन कर लेता हूँ शार्प रखने के लिए। तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है, कि आपको रिप्लेस नहीं करना है अपने माइंड को। जी। हमारी रिसर्च में और हमारे एनालिसिस में, अगर हम चैट जीपीटी को यूज किए, और तो उसमें हम लाइन ड्रॉ कहाँ करना, कि कहाँ पर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है और कहाँ हमें चैट जीपीटी को लाइन ड्रॉ करना है? मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि हर मेजर हेल्थ डिसीजन के लिए, इवन माइनर चीजों के लिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना बेस्ट है। लेकिन आप बेसिक नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए और बेसिक क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट हम्म। के बेसिस पे या तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन या रियल इन्फॉर्मेशन देता है। इसको तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ प्रॉम्प्ट्स को, लेकिन एक्सप्लोर करिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्च करके। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर को इन्वॉल्व रखना बेहतर है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास उन कितने भी अच्छे डॉक्टर है, सिस्टम का लिमिटेशन ये है कि उनके पास आपका कंप्लीट डेटा नहीं है ना, कि आपकी स्लीप क्वालिटी क्या है, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है, बेसिक बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, वो अपना बेस्ट करते हैं। लेकिन आप अपना डेटा पूरा प्रिपेयर कर लेके जाएंगे अगर, तो उन्हें आपको बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। तो एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेता।
जैसे मेरा पर्सनली मेरे एक क्लोज फ्रेंड है डॉक्टर श्रेयस, जो मेरे स्कूल के बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं जो भी, मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये सप्लीमेंट लेना हो इतने डोज में। वो डिसीजन मेरा रहता है, फाइनली एक बार उनसे मैं चेक करा लेता हूँ कि सेफ तो है ना बोल के। जी, तो एंड में हमें जो भी मेजर डिसीजंस हम ले रहे हैं या जो भी सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई हम्म। करना है डॉक्टर से, राइट? हाँ जरूर। इवन तो वो सप्लीमेंट्स लेने के लिए स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती होगी लीगली, फिर भी वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि उसका आइडियल डोसेज वगैरह चेक करने के लिए। बिल्कुल, हमारे मेडिकल हिस्ट्री से उसे मैच होना चाहिए, और एग्जैक्टली। करंट जो हमारे मेडिकेशन है उससे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट। अ, और एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे कि हम्म। कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अब फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो हमारे दावतों का जो खाना है, या हमारे खाने की जो टाइमिंग है दावतों की वजह से, या हमारे घर के जो अनहेल्दी हैबिट्स है, तो वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ को। और आपको 5 मेजर रेड फ्लैग्स क्या दिखते हैं इस चीज में, ये इन द बहुत परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका, इंडियन, बहुत इन द अच्छा है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज? हाँ, इंडियन फैमिलीज और थोड़ा स्पेसिफिकली जैसा नॉर्थ कर्नाटका गुलबर्गा हैदराबाद का कल्चर है जहाँ से हम लोग बिल्कुल। बिलोंग करते हैं, उसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप बहुत करेक्ट पॉइंट आउट करें कि जैसा दावतें कितना लेट हो रहे हैं, लेट डिनर कर रहे हैं लोग और उसके बाद बहुत लेट सो रहे हैं, और शायद दावतों में मतलब फजर के टाइम सोते लोग जाके। तो जी। मतलब इसको फखर के तौर पे देखते हैं या एंजॉयमेंट के तौर पे देखते हैं। मैं किसी को वर्बली अटैक नहीं करना चाह रहा हूँ, आप डिस्करेज फील मत होइए, लेकिन ये चीजों को हम साइंटिफिकली समझना जरूरी है कि इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है एक्चुअली, मतलब उसके उतने डायर रिपरकशन है, उतने ज्यादा सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें एडअप होती रहती है, जब हम ये कल्चर बन जाता ना, नॉर्मलाइज हो जाता हम्म। कि रात में 2 3 4 बजे तक जाग रहे अगर, तो वही अगर हम कम्युनिटी के पावर को यूज करके उसको हेल्दी वे में लाए, तो कम्युनिटी हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता। और ओवरऑल ये प्रोग्राम का टॉपिक रखने के पीछे भी हमारा शायद इंटेंशन यही था ना, जैसे डिस्कस हुआ था कि कैसे हम कम्युनिटी में चेंजेस लाना है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। और रेड फ्लैग्स बेसिकली यही है कि लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, रात के 9 बजे या 10 बजे डिनर कर रहे हैं और रात में सोने से पहले चाय पी रहे हैं, यानी स्टिमुलेंट्स को आप अगर अब्यूज कर रहे हैं लोग तो लेट उठना, और बेसिकली एक्सरसाइज करने को अजीब एलियन समझना कि कोई अगर एक्सरसाइज कर रहे तो उसको अजीब देखा जाता कि अरे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहा हूँ, शादी के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह उठ के जैसा ब्रश करना कॉमन चीज है, वैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना भी उतना ही कॉमन बनना। तो मैं अपने आगे के जनरेशन के लिए ये हैबिट्स इंस्टॉल करने का ट्राई करूँ। जी, कम्युनिटी के स्टार्ट तो बेसिकली पहले फर्स्ट तो हमारे से होती है, तो हम पहले हमारे बिल्कुल। हैबिट्स चेंज करना, उसके बाद हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली में अगर हमारे को दिखता है कि हेल्दी हैबिट्स नहीं है तो उधर एस्टेब्लिश करना, उसके बाद फिर हमें अपने सोसाइटी के ऊपर। इसमें मैं एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ भी है हेल्थ के आपकी जर्नी में, तो अगर आप अकेले शुरू करें ना, लेकिन इतना जुनून पे लेके जाना, इतना ऑब्सेशन पे लेके जाना उसको, ऑब्वियसली हेल्दी लिमिट्स के अंदर कुछ एक्सट्रीम नहीं करना है, लेकिन एक ऑब्सेशन आपके अंदर आना है कि मेरे को हेल्दी होना है, मतलब फिट होना है, एग्जाम्पल बन के दिखाना है बोल के। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सट्रीमली ओबीस हो जा रहे हैं और उठ बैठ नहीं सक रहे, हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा, मतलब उतना एक्सट्रीम आउटकम्स आ रहे कई लोगों का, और वो बहुत कॉमन हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। तो हमको अंदर से एक जुनून आना है, एक आग आना है कि मैं अपना सबसे फिटेस्ट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सक्सेसफुल वर्जन बनना है। तो एक बार आपके अंदर वो जुनून आ गया ना, सामने वाले एक ना कुछ आपका असर हो जाता है उनके ऊपर, और स्लोली स्लोली असर होना शुरू होता। तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली पे भी, मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे भी मेरा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। इवन तो मैं अभी जर्नी के शुरू में हूँ, लेकिन जो एफर्ट है वो उसका असर होता गारंटी। और लोग जैसे आपको देखते हैं आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका असर होना ही होना है। एक लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि जैसा कम्युनिटी की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं, गलत कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे हम कम्युनिटी को यूज कर सकते हैं वापस पॉजिटिविटी का कल्चर भी लाने के लिए। क्या नहीं खाए, उसमें जोक्स भी है, उसमें हमारे फेलियर्स भी है। एक ग्रुप है, हमारे मालूम है कि आज अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मेरे को कोई पूछने वाले है बोल के। तो ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने फ्रेंड ग्रुप में स्टार्ट करिए। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट एंड करेंगे, एंड कई सारे क्वेश्चंस है चैट में। जी, तो मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेंगे। आपके सामने फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा चैट बॉक्स में। प्लीज जरा सब लोग इस फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए ताकि हम अपने सेशंस को और बेहतर बना सकें।
हम यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ऑडियंस से गुजारिश है, अब Q&A सेशन है। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में डालिए, और अगर आप कोई क्वेश्चन वर्बली पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है उसे चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए। तो अमर भाई, ऑलरेडी चैट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चंस आ गए, क्या आप उसको लेना चाह रहे, चूज करना चाह रहे, या मैं स्टार्ट करूँ? जी जी, स्टार्ट कीजिए उधर से। पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो यहाँ पे एक भाई ये पूछे कि स्लीप का इशू आ रहा है 2 AM से पहले, यानी रात की 2 बजे से पहले सो नहीं सक रहे। तो वही पॉइंट्स को मैं इटरेट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लाइट का बहुत बड़ा रोल है। और आप सुबह अपने आप को फोर्स करके थोड़ा थोड़ा टाइम को पीछे लाते लाते एक बार सुबह उठने की आदत हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली आप थक के या नींद लग जाती है आपको रात में। फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आपको। स्ट्रेस रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ सप्लीमेंट्स भी है जो स्लीपिंग पिल्स नहीं है बेसिकली, लेकिन बेसिक सप्लीमेंट्स है, विटामिन वगैरह की, मैग्नीशियम है जो मिलेगा। तो ये चीजें आपको काफी हेल्प करते हैं, तो ये आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करके देखिए, तो शुरू में बूस्ट के लिए काफी हेल्प होता है ये चीजें। और एक क्वेश्चन ये था किसी का कि विटामिन पिल्स के बारे में क्या है। तो मैं इस पे कितना जितना रिसर्च करा, और मेरे जो फिक्स जो डॉक्टर है, डॉक्टर श्रेयस फ्रेंड मेरे, तो उनका भी यही ख्याल था कि मल्टीविटामिन आप रेगुलरली ले सकते हैं। और मैं फिलहाल क्या क्या लेता हूँ। डेली का मेरा मल्टीविटामिन एक है, ओमेगा 3 है। और विटामिन डी मैं पहले डेली लेता था, अब उसको वीकली डोज में कन्वर्ट करा। और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है जो ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए और स्लीप के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये सब के स्पेसिफिक डोजेस है, स्टैंडर्ड डोजेस में स्टैंडर्ड डोज के लिए कहा। अगेन कंफर्मिंग विद डॉक्टर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। जी, और एक क्वेश्चन है आमिर भाई कि विच एआई टूल इज बेस्ट फॉर मेडिकल यूज। अब्दुल्ला यासिन पूछे हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लेकिन अलग अलग टूल्स है, अगर आपको ऑनलाइन से लेटेस्ट सोर्सेस लेके आपको एक्यूरेट आंसर सुना है तो आप परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हम्म। ओवरऑल टूल्स में आपका प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करता है, तो मैं जनरली ये प्रॉम्प्ट देता हूँ कि यू आर अ मेडिकल एक्सपर्ट, आंसर ऑल माय क्वेश्चंस with accuracy, double check everything, think deeply, and give me updated latest scientific references. तो जब मैं इतना स्ट्रिक्ट उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ तो वो कोशिश करता है कि मेरे को एग्जैक्ट रेफरेंसेस देता है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल ये ओपिनियन था। तो आप उसको मल्टीपल एआई से चेक कर सकते हैं, फिर अगले डॉक्टर से चेक करके आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप एआई पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना। जी, और एक क्वेश्चन था कि हाउ टू रिड्यूस वेट फॉर वुमेन फॉर मेनोपॉजल स्टेज। मैं स्पेसिफिकली मेनोपॉज के बारे में तो नॉलेज नहीं रखता हूँ ज्यादा, लेकिन ओवरऑल वेट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज। कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उसको मैनेज कर लेते या मेडिकली। बेसिक अप्रोच वही है, कैलोरी को कट करके आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो बढ़ाना है। जी, और एक चैट बॉक्स में हमारे भाई डाले हैं कि आई यूज द सुना वे ऑफ लाइफ फास्टिंग ऑन मंडे एंड थर्सडे, फिर डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू नबीज टू कीप हेल्दी ट्रैक एंड अप्रोच सलाह बेसिकली। तो माशाल्लाह ये तो चीजें जो सुन्नत से साबित है, जो साइंस से भी अलाइन होते हैं, आप उसको फुल्ली फॉलो कर सकते हैं, और जितना हो सके करे तो अच्छा है। तो बेसिकली मैं उसको अलाइन करने का ट्राई करता हूँ। आप जब फास्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज रिड्यूस हो जाते हैं। और फास्टिंग आजकल साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको रीसेट करता है, इंक्रीज करता। तो आप डायबिटीज के चांसेस भी कम होते हैं, या डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प होता। तो फास्टिंग काफी अच्छा है हंगर कंट्रोल के लिए भी, जब आप कम खाने में एडजस्ट करना सीख जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है।
लेकिन बेसिकली आप अपनी बॉडी को जब रेस्ट दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं, तो अपना लिवर और किडनीज अपना खुद का काम कर लेते हैं, तो बैक टू नॉर्मल हो जाता। अच्छा, एक्स्ट्रा में डिटॉक्सिफिकेशन में कॉन्सेप्ट मैं श्योर नहीं हूँ, उसको चेक करना होगा। फास्टिंग में और एक फास्टिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम बोलते हैं कि हम्म। लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए कुछ भी नहीं खाना। तो हम्म। मेरी जहाँ तक नॉलेज है उसमें ये है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और उसकी वजह से क्या है, वेट लॉस में वो सप्लीमेंट करता है फास्टिंग। हम्म। राइट, बिल्कुल। तो फास्टिंग तो पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है, और आप जितना भी कर सकते हो उसको पुश करके ट्राई करना फास्टिंग, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे को 3 टाइम खाने की जरूरत है, लेकिन हम्म। रियलिटी कुछ और है। आप कम में भी सरवाइव कर सकते हैं, काफी एनर्जेटिक भी फील कर सकते हो। तो कई सारी चीजें हैं, उसको आप एक्सप्लोर करके देखिए फास्टिंग को। मैं खुद भी कई साल तक, आई थिंक 2-3 इयर्स तक मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग किया, अप टिल रिसेंटली। मैं 2 मील्स अ डे करता था, आई थिंक 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स ईटिंग करता था मैं। तो अभी मैं जी। वापस जॉब की वजह से 3 मील्स अ डे पे आ गया, लेकिन पोर्शन पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। लेकिन 2 मील्स अ डे भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना है बोल के। ये चीज, ये एक टूल है, आप इसको यूज करना है तो कर सकते हो। जी। और सुन्नत के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम्म। जो खाने का तरीका है उसमें से 1/3 पोर्शन, यानी कि हमारी भूख जब तक रही तब छोड़ देना है। तो 1/3 ऑफ हम्म। द पोर्शन ऑफ योर स्टमक हमको उतना खाना है। इसके ऊपर इसको हम कैसे इंश्योर करें हमें पे। हाँ, तो ये चीज तो मैं भी अग्री करता हूँ कि जो सुन्नत तरीका ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं उसको रीइटरेट करने के लिए बोलना चाहूंगा कि वो हदीस ये बोलती है कि आपको 1/3 पेट खाना खाना है, 1/3 पेट पानी, और 1/3 पेट खाली, इसको हवा बोल के जिक्र करे सो है। तो ये भी साइंस से अलाइन होता है, और आई थिंक काफी अच्छा है। एज लॉन्ग एज कि आपको पूरे विटामिन और मिनरल्स पूरे मिल रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, तो आई थिंक 1/3 पेट में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और इसमें फनी चीज ये है कि आपको कितने बार खाना है वो हदीस में मेंशन नहीं है। तो आप 1/3 खा के दिन में मल्टीपल टाइम 3 या 4 मील्स भी कर सकते हैं, अगर आपको ओवरऑल बैलेंस कर पा रहे तो। लेकिन पर मील आप क्वांटिटी कम करें तो ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, और मोस्टली आपको कई घंटे तक भूख नहीं लगती। तो ये भी चीजें एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मैं खुद भी 2 मील्स भी ट्राई करा, 3 मील्स भी ट्राई करा, कुछ मेरे फ्रेंड्स 1 मील अ डे भी ट्राई करे। तो ये पूरे वैलिड स्ट्रेटेजीज है। जी। और एक क्वेश्चन आया है कि कैन इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉज इम्यूनिटी लॉस। लास्ट ईयर आई डिड 16:8 intermittent fasting for 2 months and my immunity got affected. Got mild pneumonia in November and last year. ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मेडिकल साइंस और इन जनरल साइंस में होता है कि हम एग्जैक्ट कॉज बोलना मुश्किल है कि ए की वजह से बी हुआ, सी की वजह से डी हुआ बोल के। तो वो कॉजेशन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं खुद भी जब कुछ साल पहले जब इंटरमीडिएट फास्टिंग करा था, लेकिन मैं थोड़ा एक्सट्रीम पे चले गया था। मतलब कुछ इवेंट के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो काफी वेट लॉस करा था, 5 kg उस टाइम पे मैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, अच्छा खासा एक्टिव हो गया था, हेल्थ पे फोकस कर रहा था, लेकिन मैं कुछ गलतियां किया उस टाइम पे। तो शायद ये भाई के केस में भी वैसा हुआ होगा। मैं उस टाइम पे कुछ सप्लीमेंट्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं, कैलोरीज कट डाउन करा, लेकिन सफिशिएंट मेरे को विटामिन और मिनरल्स नहीं मिले, जिसकी वजह से मेरे को बाद में हेडेक्स होना शुरू हुआ। तो मेरे को फिर मल्टीविटामिन लेकर उसको बैलेंस करना पड़ा। कंपेयर टू जब, अब मेरा अप्रोच ऐसा है कि अब मेरे को कुछ भी कमजोरी नहीं होती, हेडेक नहीं होता, क्योंकि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरे को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलना, या तो नेचुरली या उसको एडिशनली, तो और ब्लड टेस्ट के जरिए। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास इंटरनली कुछ डेफिशिएंसी रहती है, हम और कैलोरी जब कट डाउन करते हैं और डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे डेटा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। मेरा एक क्वेश्चन था मेरी तरफ से आपके लिए आमिर भाई कि हम्म। हम इंडियन हाउस होल्ड्स में या इंडियन हमारी सोसाइटी में भी फैमिलीज में भी हम सप्लीमेंट की जरूरत को महसूस ही नहीं करते, चाहे हमें वो रहे। डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करने के बाद हम बहुत डरते हैं कि हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। आप ओमेगा 3 का हम जिक्र किए, और बॉडी बिल्डिंग के लिए जो हम लोग जवान लोग जाते हैं जिनकी जिम को जाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं। तो ये किस हद तक सेफ है, और अगर जैसा मार्केट में फेक सप्लीमेंट्स है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हाँ, तो अगेन मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उसके बेसिस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं काफी एक्सपेरिमेंटेशन करा, काफी चीजों के बारे में पढ़ा, और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखा, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैं रियलाइज करा
वे प्रोटीन का जो मेरे को मालूम पड़ा कि ये बहुत ज्यादा सेफ है, दूध से एक्सट्रैक्ट होता है, ये बस नेचुरल प्रोटीन है। मैं खुद हम्म। वे प्रोटीन डेली कंज्यूम करता हूँ अभी राइट नाउ। तो इससे क्या होता है, आपका पेट ज्यादा भर जाता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करते हैं। और हम सब हाँ। इंडियंस को प्रोटीन की कमी है, ऑलमोस्ट वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन लोग को भी एक हद तक। तो हमको प्रोटीन की कमी तो है, हमें कहीं ना कहीं से तो पूरी करना चाहिए। और स्पेशली हम्म। मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ, मेरे को और ज्यादा चैलेंजिंग है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करना। तो वे प्रोटीन बहुत अच्छा सेफ ऑप्शन है, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उससे। और बेसिक जो मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 जो भी बोला मैं, ये भी लेना बेहतर है। और इसका जो डर है, मैं तो बोलूंगा कि इलॉजिकल है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे नहीं है। लेकिन यही चीज लोग प्रोसेस्ड फूड और ऑयल से, इससे उतना नहीं डरते। उसमें एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि अरे ये क्या, हम लोग जवान है, ये गला लेंगे या इससे क्या होता बोल के। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब पूरा साइंटिफिकली वैलिड चीजों की बात आती, जब हम उसमें क्वेश्चन करने लगते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा बायस है। और लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि इसको अलग नजरिए से देखिए, एक्सपर्ट्स को मानने की कोशिश करिए जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपर्ट्स है। और खुद भी रिसर्च करिए, फिर अगेन ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई करिए।